नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट टैंक को लेके है। आप सबको पता होगा कि अभी इंडियन आर्मी की तरफ से करीब 359 लाइट टैंक्स को खरीदने के लिए टेंडर को इशू किया गया था, जिसमें अभी डीआरडीओ और एलएनटी की तरफ से डेवलप किए गए जोरावर टैंक की सिलेक्ट होने की सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जोरावर टैंक को खास करके इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप किया गया है। अब जब एक तरफ जोरावर टैंक को इंडियन आर्मी को ऑफर किया जा रहा था, तो अभी दूसरी तरफ हमारी स्टेट ओन कंपनी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से रशिया की रोजोबर्न एक्सपोर्ट और हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन के साथ टाई अप करके इंडियन आर्मी को एक और लाइट टैंक को ऑफर करने की प्लानिंग कर रही है। और जो नई जॉइंट वेंचर अभी फॉर्म किया जाने वाला है, इसमें रशिया की स्प्रूट लाइट टैंक को बेस करके एक नई टैंक को बनाने का फैसला किया गया है, जिसको अभी मेक 1 कैटेगरी के अंदर बनाया जाएगा और इंडियन आर्मी की लाइट टैंक टेंडर में ऑफर किया जाएगा। वैसे स्प्रूट टैंक की बात करें तो इनिशियली जब लद्दाख में फेसअप हुआ था, तो उसके तुरंत बाद ही आर्मी की तरफ से इमरजेंसी में स्प्रूट टैंक को खरीदने का प्लान किया गया था। लेकिन जब डीआरडीओ की तरफ से एक इंडिजिनस लाइट टैंक को डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया, तो उसके बाद स्प्रूट टैंक को खरीदने का प्रपोजल होल्ड पर रख दिया गया था। अभी के लिए भले ही इंडियन आर्मी की तरफ से इनिशियली 59 जोरावर टैंक को खरीदने का कमिटमेंट किया जा चुका है, लेकिन आगे चल के जो बाकी 300 के आसपास टैंक्स को आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा, यानी कि लाइट टैंक को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए अभी बिडिंग प्रोसेस को करने की उम्मीद किया जा रहा है। और इसी में स्प्रूट टैंक अभी जोरावर टैंक के साथ कंपीट करने वाला है। अगला अपडेट मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की तरफ से। जिस तरीके से लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मॉडर्न बैटल में काफ़ी काम आ रहे हैं, ठीक वैसे ही अभी लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी किसी भी आर्मी को बैटलफील्ड में बेहतर ऑफेंसिव फायर पावर को प्रोवाइड कर सकते हैं। चाइना के पास अभी ऐसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद हैं जो कि 130 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर की दूरी तक स्ट्राइक कर सकते हैं, जो कि इंडियन आर्मी की एग्जिस्टिंग मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के मुकाबले कई गुना या ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक कर सकते हैं। भारत के पास अभी जो सबसे ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने वाले मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स है, वो गाइडेड पिनाका मार्क 2 वेरिएंट है, जो कि 90 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकते हैं, जिस वजह से चाइनीज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को काउंटर करने के लिए 2021 में इंडियन आर्मी की तरफ से डीआरडीओ को लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को डेवलप करने के लिए प्रपोजल दिया गया था, जिसके बाद डीआरडीओ की तरफ से पिनाका सीरीज की कुछ और लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को डेवलप करना स्टार्ट किया गया था और इस प्रोजेक्ट का नाम लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट प्रोजेक्ट रखा गया था। इसमें अभी के लिए डीआरडीओ की तरफ से पिनाका मार्क 3 को डेवलप करने की बात सामने है, जो कि एक गाइडेड रॉकेट होने वाला है। इसका रेंज करीब 120 किलोमीटर तक होने वाली है और अभी इस रॉकेट की फैब्रिकेशन वर्क को स्टार्ट किया जा चुका है। इसके अलावा इस सेम लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट प्रोजेक्ट के अंदर एक और रॉकेट को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि 300 mm कैलिबर की रॉकेट होने वाली है और इसका स्ट्राइक रेंज करीब 300 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि चाइनीज रॉकेट की स्ट्राइक रेंज को डायरेक्टली मैच करने वाली है। अगला अपडेट चाइनीज ओरिजिन एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि अभी चाइना के पास DF-21 सीरीज की एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, जिनको कि चाइना की तरफ से कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। और चाइना के मुताबिक इनमें से अगर एक भी मिसाइल किसी कैरियर को हिट करता है तो उसको नाकाम कर सकता है, फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्राइमरीली चाइना की तरफ से इन मिसाइल्स को यूएस नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया था, लेकिन अभी जैसे कि रेगुलर बेसिस पर चाइना इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसकी ताकत को मैच करने के लिए अभी भारत की तरफ से भी कोशिश किया जा रहा है। तो आगे चल के भारत भी सेम रीजन में मल्टीपल एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिप्लॉय करने वाला है। तो आगे चल के चाइना की इन DF-21 सीरीज की मिसाइल से हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी खतरा होने वाला है। इसी वजह से अभी इंडियन नेवी की अलग अलग फ्रंटलाइन वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नेवल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इक्विप करने का सजेशन दिया जा रहा है। भले ही एयरक्राफ्ट कैरियर और बाकी किसी वॉरशिप की बात करें या नेवल वेसल की बात करें, तो इनमें मल्टी लेयर की एयर डिफेंस सिस्टम या कवरेज मौजूद रहता है, जो कि जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप में होते हैं तो एयरक्राफ्ट कैरियर को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हम इसमें एक और लेयर की सेफ्टी को ऐड करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी शिप्स और कैरियर में ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो इनको चाइनीज DF-21 सीरीज के मिसाइल के अटैक से पूरी तरीके से आगे चल के सेफ रखा जा सकता है।
अगला अपडेट एरो इंजन की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि भले ही भारत की तरफ से अभी अपनी इंडिजिनस फाइटर जेट को डेवलप करना स्टार्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी तक भारत के पास एक इंडिजिनस एरो इंजन मौजूद नहीं जो कि इन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को पावर कर सके। और अभी भारत की तरफ से एक ऐसे इंजन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है जो कि आगे चल के उसकी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को पावर कर पाएगा। इसमें अभी भारत की तरफ से मल्टीपल अप्रोच किया जा रहा है। इसमें पहले तो भारत खुद अपने तरफ से कावेरी 2.0 इंजन को डेवलप करने की कोशिश कर, और दूसरी तरफ किसी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एमका और तेजस MK2 के लिए एक नए इंजन को डेवलप करने की कोशिश भी किया जा रहा है। इस बीच साउथ कोरिया की तरफ से भी अपनी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की बात सामने आई थी, जिसका नाम KF-21 था। हालांकि इसकी इनिशियल वेरिएंट यानी कि मार्क 1 और मार्क 2 वेरिएंट 4.5 जनरेशन की लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट होने वाली, लेकिन इसकी मार्क 3 वेरिएंट की बात करें तो वो कंप्लीट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है। और अभी साउथ कोरिया की तरफ से अपनी फ्यूचर KF-21 मार्क 3 एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल करने के लिए एक एरो इंजन को डेवलप करना स्टार्ट किया गया। फिलहाल इसमें अभी के लिए वो जेन इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो इनिशियल प्रोडक्शन वेरिएंट होगा और इसकी जो प्रोटोटाइप्स होंगे उसमें अभी वो जेन इलेक्ट्रिक 414 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि तेजस MK2 और एमका दोनों में इस्तेमाल होने वाला है। साउथ कोरिया की तरफ से भी अपनी इस फ्यूचर एरो इंजन को डेवलप करने के लिए ग्लोबली किसी फॉरेन पार्टनर को भी अपने साथ शामिल करने का खुला निमंत्रण दिया जा चुका है, जिसमें भारत चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि साउथ कोरिया की तरफ से अभी जिस एरो इंजन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है उसका डायमेंशन जेन इलेक्ट्रिक 414 सीरीज के इंजन के साथ बिल्कुल सिमिलर होने वाला है। और ये इंजन 106 किलोन्यूटन से लेकर 115 किलोन्यूटन क्लास के इंजन होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं भारत की रिक्वायरमेंट के साथ थोड़ा बहुत मैच करता है। तो अगर इसमें भारत साउथ कोरिया के साथ शामिल होना चाहता है तो हम साथ मिलकर एक एरो इंजन को डेवलप कर सकते हैं, जो कि भारत और साउथ कोरिया दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। फिलहाल इसमें साउथ कोरिया की तरफ से 50-50 पार्टनरशिप का प्रपोजल रखा गया, लेकिन इसके अलावा इस डेवलपमेंट में इंजन की टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या एक्सपोर्ट राइट को लेकर साउथ कोरिया की तरफ से क्या टर्म्स एंड कंडीशन है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और अभी तक भारत की तरफ से भी इस प्रपोजल को लेकर कोई रिस्पॉन्स को सबमिट नहीं किया जा रहा। तो देखने वाली बात यह कि आगे चल के भारत की तरफ से इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।